अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। धड़कनों के संग संग रक़्स बिस्मिल। बहुत जल्द ये नावल जो है वो इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। 22 से 25 तक की ये किस्त हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 26वीं किस्त जो है वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मज़ीद में यहीं पर ही आप देख सकते होंगे, मैं यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रिप लगा दूँगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आसानी से वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने हादसे की तफ्तीश करवाई डैड? आफरीन ने बाप को रूम में दाखिल होते देखकर अपने जहन में कब से उभरते सवाल को जबान दी। वो हैरान थी कि ये गाड़ी जो उसके डैड ने हाल ही में उसे लेकर दी थी, इतनी जल्दी ब्रेक कैसे फेल हो गए। ये वो नई कार थी जो आपने मेरे लिए खरीदी थी डैड, इसके ब्रेक कैसे फेल हो सकते हैं? उसने अपने जहन में कब से गर्दिश करते सवाल को अल्फाज का जामा पहनाया। हसीम लाशारी खुद भी बेटी के साथ हुए हादसे पर दहल कर रह गया था। वो खुद भी यही परेशानी से बात सोचे जा रहा था कि इतनी नई कार के साथ ये मसला किस तरह हो सकता है। मैंने पुलिस को बुलाया था, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। पुलिस के इब्तदाई तज्जिये की बुनियाद पर हादसे की वजह से इंजन का तेल मुसलसल लीक हो रहा था और इसके नतीजे में ही धमाका हुआ था। अजीम लाशारी ने सर्द पड़ते चेहरे के साथ पुलिस से मिली हुई मालूमात बताई। वो वक्त से पहले ही बूढ़े दिखाई दिए। जान से प्यारी बेटी के साथ इस कदर होलनाक हादसे ने उसे अंदर तक लरजा कर रख दिया था। वो पूरे वजूद से हिलकर रह गए थे। आफरीन ने पुरसोच अंदाज में होंठ काटे। मुझे यकीन है कि ये कार की बाईं साइड थी जो क्रैश हुई थी। ये तेल कार साव नहीं हो सकता डैड, जिसकी वजह से धमाका हुआ। आफरीन की आंखों में शकूक शबहात थे। वैसी कोई बेबुनियाद तवज्जुहात मान ही नहीं सकती थी। मैं ज़ाती तौर पर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाऊंगा। यहाँ की पुलिस पर एतबार नहीं है मुझे। जैसे ही वो शख्स मेरे सामने आया, मैं उस शख्स की मैं उस शख्स को जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, जिसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, जल्द या बदेर मुझे पता चल जाएगा ये कि किसकी हरकत हो सकती है। अजीम लाशारी ने गुस्से से कहा। डैड, क्या आप पुलिस से ये कह सकते हैं कि वो ये खबर अखबार में लगवाएं कि हमारी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने वाला शख्स मिल गया है? फिर पुलिस से कहकर विला को सील करवा देंगे और ताकीद कर दें कि फिलहाल किसी को अंदर न आने दें। आफरीन ने कुछ पल सोचने के बाद अपने बाप से कहा। अजीम लाशारी दंग रह गया। आफी बेटा, क्या आपको शक है कि हमारे विला में से किसी ने आपकी कार के साथ छेड़छाड़ की है? लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। विला के तमाम नौकरों ने 10 साल से ज़्यादा अरसे तक हमारे ख़ानदान की खिदमत की। वो वफ़ादार और काबिल एतमाद हैं। इनको किसी मुलाजिम पर शक करना मुश्किल लग रहा था। डैड, मैं इन 2 दिनों में सिर्फ़ ऑफ़िस और विला गई हूँ, इसलिए ये दोनों जगह मुश्तबह हैं। मैं इनके बारे में खबर फैलाऊँगी। जिस शख्स ने ये किया वो ज़रूर कोई गैर मामूली शख्स है। वो या तो यकीनन घबरा जाएगा या फिर कोई दूसरी हरकत करने की कोशिश करेगा। आफरीन ने पुरसोच अंदाज में कहा। आप बस मेरे साथ ताउन करें। अगर मुझे ये मालूम ना हो सका कि वो शख्स कौन है, तो मैं अगली बार अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। इसकी बात ने अजीम को वाकई फिक्रमंद कर दिया था। लाजमी बात थी कि अगर एक बार इस मामले को मामूली समझकर छोड़ दिया जाता तो दुश्मन शेर हो जाता और आफरीन को अगली बार जान से हाथ धोने पड़ते। अजीम लाशारी ने इसका मशवरा सुनकर सर हिलाया। गाड़ी में बैठकर शहराम सूरी ने दरवाजा जोर से बंद किया। फिर सीट से पुश लगाकर उसने सिगरेट जलाया और पीना शुरू कर दिया। गाड़ी में सिगरेट का धुआं फैल गया था। हादी ने उसे बैठते देखकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बॉस, मैंने हादसे की कुछ तहकीकात की हैं। रहने दो बस। इसकी जिंदगी से मेरा कुछ ना जाए। इसकी परवाह करने वाले लोग मौजूद हैं। उसने असली सर्द लहजे में कहकर उसे गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट होकर मेन रोड पर आई। तेज चलाओ, शहराम ने धाड़ कर हुक्म दिया। हादी इसके गुस्से से डरता था। अभी उसकी धाड़ पर लरसकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। धीरे धीरे में दुआएं पढ़कर खुद पर फुकारने लगा कि अल्लाह खैर करना। ऑफिस के गैराज में पहुंचकर उसने गाड़ी हल्की करके रोक दी। शहराम बिगड़े हुए तासुरात के साथ कार से उतरा। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया, जिस पर हादी दहल कर रह गया, जिसके बुरे मूड का साफ साफ इजहार था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पीछे पीछे ही ऑफिस तक आया। उसके बैठे ही एक कप गर्म कॉफी मेकर मशीन से बनाकर इसके आगे रखी और खुद जाने को मुड़ा। अचानक ही शहराम ने उसे पुकारा। रुको, तुम्हें क्या मालूमात हासिल हुई? हादी उसके पल पल बदलते फैसले पर हैरान रह गया। इसके बाद की वाकई कोई कल सीधी नहीं थी। एक गहरी सांस भरकर उसने आहिस्ता आहिस्ता छानबीन से जो मालूमात हासिल हुई गोश गुजार दी। हम्म शहराम बे, बे सुन शहराम ने सुनकर हनकारा भरा। अजीम लशारी काफी डैशिंग सा शख्स है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग बहुत आसानी के साथ धोखा खा जाते हैं।
उसके लहजे में तंज था। तसव्वुर के पर्दे पर वलीद का मकरू चेहरा उभरा, जो अपने गंदे हाथों से आफरीन के हाथ थामे था। उसके अंदर गुस्से की शदीद लहर उठी। कब पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई। बॉस, क्या मुझे आफरीन यस्तानी को इन्फॉर्म करना चाहिए? इसको बताने से क्या फ़ायदा होगा? शहराम ने अचानक ही कप ज़ोर से टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। वो एक बेवकूफ़ औरत है, जिसे अपने दोस्त दुश्मन के फ़र्क का नहीं पता। इससे बेहतर है वो मर जाए। हादी तो ये सुनकर दंग रह गया। तुम जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं। हादी अपने बॉस की बदमिजाजी से वाकिफ था, लेकिन उसने ऑफिस से बाहर निकलते हुए किसी को फ़ोन करके इस मामले की तहकीकात जारी रखने का कहा। उसे अपने बॉस के मिजाज का पता था, जो पल-पल बदलता था, जो कहता था, मतलब उसके बरक्स होता था। रात तक उसे मुकम्मल मालूमात मौसूल हो गई। मालूमात मिलते ही वो सीधा शहराम के स्टडी रूम में आ गया। बॉस, लशारी साहब ने ये खबर अखबार में फैलाई है कि इन्हें कार के साथ गड़बड़ करने वाले शख्स का पता चल गया है। उन्होंने ना सिर्फ अपना विला मुकम्मल सील करवा दिए है, बल्कि राब्ते के साथ कनेक्शन भी मनक़ता करवा दिए हैं। क्या तुमने पहले कहा था? अज़ीम लाशारी को पता नहीं चल सका कि असल में क्या हुआ था? शहराम ने अब्रू उचकाकर गहरी नज़रों से उसे देखा। जी हाँ, हादी को भी ये बात कुछ अजीब लगी। कुछ देर गौर फ़िक्र करने के बाद शहराम पॉइंट तक पहुँच गया कि ये सिर्फ एक चाल था। अज़ीम लाशारी को हकीकत में कुछ भी नहीं मालूम हो सका। ये मुकम्मल तौर पर आफरीन जस्तानी का आइडिया था। इसके होंठ बेख्तियार मध्यम सी मुस्कुराहट में ढले। हुँ, तुम जा सकते हो। उसने हादी को जाने का कहा। यकीनन वो डरपोक सी छोटी सी लड़की काफ़ी चालाक हो गई थी। कोई ताज्जुब नहीं था कि वो इन्हें आसानी से धोखा दे सकती थी। उसने सिगरेट सुलगाया, लेकिन सिगरेट का कश लगाकर उसे बिल्कुल भी मज़ा न आया। वो खुद सख्त मोतजब था कि यूँ सिगरेट पे सिगरेट सुलगा कर आखिर वो करे तो क्या करे? दिल में उसके खिलाफ शदीद गुस्सा रखने के बावजूद वो इस संगदिल लड़की के लिए फ़िक्रमंद था। उसने अपने वजूद में गहराई तक सख्त झंझलाहट महसूस की थी। एक इज़्तिराब-सा उसके अंदर यहाँ-वहाँ उसे छुरी की तरह काट रहा था। वो परेशान सा होकर उठ खड़ा हुआ और गैलरी का दरवाज़ा खोलकर खुली हवा में आ गया। बेइख्तियार एक हाथ से सीना मसलने लगा। इसका दिल मुनाफ़्क़त पर उतर आया था। एक तरफ तो वो कहता कि उसे परवाह नहीं, दूसरी तरफ उसे बस अपनी निगाह के सामने चाहता था। अपनी बाहों में महसूर करीब से करीब तर, सांसों से सांस मिलाए। सिर्फ वही थी जो उसकी ज़हनी परेशानी, उसके वजूद की इज़्तिराबी कैफ़ियत को दूर कर सकती थी। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि आफरीन उसके पास हो। दिल शिद्दत से इसका तमन्नाई हुआ। 2 दिन अस्पताल में गुज़र गए। आफरीन अभी रिकवर नहीं हुई थी। आज तीसरा दिन था। शाम तक यकीनन उसे डिस्चार्ज कर जाना था। वो यहाँ लेटे-लेटे बेज़ार हो गई थी। अब घर जाना चाहती थी। विला सील्ड था। अज़ीम लाशारी ने उसे अपना फ्लैट दिया था और एक कुल वक्ती मुलाज़मा भी। उसे शाम को वहाँ शिफ्ट होना था। सामान इसका अज़ीम साहब शिफ्ट करवा चुके थे। दिन के 12 बज रहे थे। वलीद दरवेज़े इसके पास बैठा हुआ था। नर्स आफरीन को फ़ीड करवा कर जा चुकी थी। इस वक्त रेहान सूरी ने दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने की इजाज़त चाही। आफरीन ने चौंका मुतजब नज़रों से उसे देखा। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। हेलो यंग लेडी। उसने पैंट की जेबों में हाथ डाले और मुस्कुराकर उसे देखा, जो सख्त हैरानी से उसे देखे जा रही थी। वो ब्लू कलर के सूट में मलबूस था। ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जो उसे काफ़ी वजीह बना रही थी। वो काफ़ी हद तक शहराम से मुशाबहत रखता था। अजनबी लोग देखकर समझ जाते थे कि दोनों भाई हैं। दोनों में 6 साल का फ़र्क था। सूरी खानदान के सारे लड़के यकीनन खूबसूरती में बेमिसाल थे। इनका रंग कुदरती तौर पर सफ़ेद गोरा चिटा था, जैसे मैदा गूंदा गया हो। अगर ये लड़के फ़िल्म इंडस्ट्री या टीवी टीवी पर चले जाते तो यकीनन बाकी स्टार्स को धूल चटा देते। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा। आप शायद रेहाम सूरी हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आफरीन ने बमुश्किल उसे पहचाना। वो इसे एक बार ही बमुश्किल मिली थी। सूरी विला में खाने की टेबल पर। इसलिए उसे हल्का सा याद था कि ये शहराम का भाई है। बाकी उसे ये नहीं याद था कि उसकी जान बचाने वाला शख्स भी यही है। ओह यंग लेडी, आपको याद नहीं? मैंने ही आपकी जान बचाई थी और हॉस्पिटल ले आया। 2 दिन ना आने के लिए माज़ूर ख़्वाह हूँ। आज वक़्त मिलते ही सोचा आपकी खैरियत मालूम की जाए। क्या या ज़िंदा भी हैं या वो शरारती अंदाज में मुस्कुराया, जिस पर आफरीन की आंखें भी उसके शरीर तबसरे पर मुस्कुराई थीं। ये रेहाम ने वलीद को हैरानी से देखकर सवाल किया, जिस पर वलीद मुस्कुराता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे वलीद दरवेज़ी कहते हैं। मैं आफरीन का मंगेतर हूँ। उसने खुशदिली से हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रेहाम साहब कि आपने आफरीन की जान बचाई। वो काफ़ी नर्म मिजाज और शाइस्ता अतवार का दिखाई दिया था। इसका लहजा ना तो मुतकब्बराना था, ना ही वो कमगो नज़र आया। रेहाम ये सुनकर अपनी जगह दंग रह गया।
اس کے تاثرات کافی عجیب سے ہو گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ینگ لیڈی پہلے سے ہی منگنی شدہ ہے۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ اٹس اوکے۔ بہرحال میں واقعی آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس دن اگر آپ میری جان نہ بچاتے تو آج سب میرے کل پڑ رہے ہوتے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر بولی۔ یو آر ویلکم ینگ لیڈی۔ ویسے آپ کی ڈرائیونگ کی مہارت نے مجھے سچ میں حیران کر دیا تھا۔ زبردست۔ کسی دن مجھے بھی یہ مہارت سکھائیے گا۔ اس نے ایک آنکھ شرارت سے ونک کر کے تعریف کی، جس پر وہ دل سے مسکرا دی۔ کیا واقعی تمہیں ڈرائیونگ میں مہارت ہے؟ ولید بھی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے بالکل یہ بات معلوم نہیں تھی۔ آفرین نے ہنکارا بھرا۔ میری ڈرائیونگ کی مہارت عام دنوں سے اسی لیے بہتر رہی کہ میں نے اپنی جان بچانے کی جدوجہد کی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ تینوں تھوڑی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اس کے بعد ریحام نے انہیں خدا حافظ کہا۔ اس کے جاتے ہی وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ آفرین تھکی تھکی سی آنکھیں موند گئی تھی۔ ولید نے شکایتی انداز میں ابرو اٹھا کر آفرین کو دیکھا۔ اس کے ہر انداز میں ہمیشہ کی طرح تعلقی تھی۔ کیا تم مجھ سے منگنی کر کے پچھتا رہی ہو؟ ولید نے شکی لہجے میں پوچھا۔ آفرین چونکی۔ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ ولی نے تلخ لہجے میں کہا، میں نے بچپن سے ہی اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے کافی محنت کی ہے، لیکن جب میں یہاں پہنچا تب مجھے یہ احساس شدت سے ہوا کہ میں کتنا معمولی ہوں۔ سوری خاندان کے نام، اثر رسوخ اور رتبے کے آگے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اچانک مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا اہل نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں کرواہٹ سی گھلی تھی۔ آفرین نرمی سے مسکرا دی۔ آپ بہت آگے کا سوچ رہے ہیں۔ بھلے میں عظیم لشاری کی بیٹی رہوں، لیکن یہاں سب مجھے ناجائز سمجھتے ہیں، کیونکہ میری ماں فارنر تھی۔ ہر ایک مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی حسب نسب والا خاندان مجھ جیسی لڑکی کو یہاں نہیں اپنا سکتا۔ آفرین نے بے رحمی سے اپنی ذات کے بخیے ادھیڑے، جس میں ولید کو سخت حیرت ہوئی۔ یہ لوگ بہت ہی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ یہ تمہاری خوبیاں نہیں دیکھتے، جو صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ مجھ سے پوچھو کہ تم میرے لیے کس قدر عام ہو۔ ولید نے پیار سے اس کی بالوں کی ایک آوارہ لٹ اٹھا کر کان کے پیچھے ارسی۔ آفرین نے لاشعوری طور پر محسوس کیا کہ وہ اسے جھوٹا دلاسا دے رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سخت بیزار تھی۔ شام تک رضیہ بیگم اور تانیہ غصے میں بھری ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ آفرین اس وقت ڈسچارج ہونے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے عظیم؟ ہمیں اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے؟ رضیہ بیگم نے آتے ہی غصے میں سامنے پڑی کرسی کو زور سے دھکیلا۔ یہاں تک کہ تمہاری اپنی بیٹی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ تمہیں صرف اس چالاک لڑکی کی پرواہ ہے۔ وہ آفرین کو دیکھ کر نفرت سے پھنکاری۔ ڈیڈ، کیا واقعی آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تانیہ لچاری سرخ اور نمناک آنکھوں سے بھرائی آواز میں بولی۔ اس کے رونے پر عظیم لاشاری کا دل اندر کہیں گہرائی تک تڑپا تھا۔ میں عظیم نے صرف اصل بات بتانی چاہی، لیکن آفرین نے ٹوکا۔ ڈیڈ، تو وہ چپ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کے تانیہ اندر تک جل بھن گئی کہ اس کا باپ ہی اس کے سامنے پرایا ہو گیا تھا۔ آفرین کا ہی کہنا مان رہا تھا۔ اس کی تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، نہ ہی حیثیت۔ تم نے ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے ڈیڈ کو مجبور کیا ہے۔ کیوں؟ تانیہ نے پھر اپنی بھڑاس آفرین پر انڈیلی۔ وہ میرا گھر ہے، میرا۔ سنا تم نے؟ میں نے وہاں 20 سال گزارے ہیں۔ تم کون ہوتی ہو ہمیں وہاں سے نکالنے والی؟ تانیہ سینے پر ہاتھ مار کر شدید حقارت سے اسے گھور کر دھاڑی تھی۔ یہ میری غلطی ہے آفی بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ پلیز اپنے ڈیڈ سے کہو کہ ہمیں گھر سے نہ نکالیں۔ میں اور تانی تمہارے ڈیڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پلیز۔ وہ التجائیہ انداز میں نمناک لہجے میں بولی۔ آفرین تو ساکت رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار عظیم لاشاری نے رضیہ بیگم کو گھٹنے موڑ کر بیٹھتے معافی مانگتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے احساسات عجیب سے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، بہرحال ان دونوں نے 20 سال کا زیادہ عرصہ ساتھ گزارا تھا۔ اس سے بڑی بات کہ وہ اس کی بیٹی کی ماں تھی۔ اس نے چاہا کہ رضیہ بیگم کو بڑھ کر اٹھائے۔ ابھی وہ اس پر عمل کرتا کہ اس کی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے وارڈ سے نکل کر فون کان سے لگایا اور دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ جیسے جیسے سنتا گیا اس کی پیشانی پر سلوٹیں بڑھتی گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ دل میں ٹیس اٹھی۔ اس نے بے اختیار سینہ مسلا، لیکن درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو خبر اس نے سنی تھی اس نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر خود کو سنبھال کر وہ آتش فشانی سے تیز قدم اٹھاتا اندر آیا اور رضیہ بیگم کی کچھ بھی سمجھنے سے پہلے زوردار لات رسید کی۔ وہ حیران پریشان سی زمین پر گر گئی۔ کس قدر شیطان سے عورت ہو رضیہ،
मुझे तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी कि तुम इस कदर गिर जाओगी। पहले तुमने आफरीन की रेपुटेशन सूरी खानदान में बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने जाने दिया, लेकिन तुम्हारी ये हरकत नाकाबिले माफ़ी है रसिया। वो बेयकीनी और नफ़रत से उसे देख रहे थे। क्या क्या किया है मैंने? रज़िया के होंठ थरथराए थे। मेरे माली ने ये बात मान ली है कि फ़रीद लाशारी ने उसे पैसे दिए थे कि आफरीन की गाड़ी के ब्रेक्स फ़ेल कर दे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आफरीन से नफ़रत में इस कदर बढ़ जाओगी कि अपने भाई से मिलकर मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश करोगी। किस कदर शैतान सिफ्त औरत हो तुम। वो एक-एक लफ्ज़ ताज्जुब से बोलकर हाँफ रहे थे। आफरीन ने उठकर इन्हें थाम कर कुर्सी पर बिठाया। ये सब सुनकर वो दंग थी। डैड, आपने मॉम को मारा? तानिया ने माँ को उठाकर रोते हुए बाप से शिकायत की। डैड, आप पागल हो गए हैं। आपने मॉम को क्यों मारा? अजीम, तुमने आज मुझे सिर्फ इस टाइम की वजह से मारा। रज़िया बेगम तो जैसे गुस्से से पागल हो रही थी, चीखते हुए कहने लगी। ये बात याद रखना, अजीम, कि तुमने मुझे इतने सालों में सिर्फ अपनी नाजायज़ लड़की के लिए मारा है। हाँ, मैंने मारा है तुमको। यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें तलाक भी देने वाला हूँ। अजीम लाशारी की बस हो गई थी। अजीम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर यकीन करो। तुम सिर्फ इस लड़की की वजह से सालों के ताल्लुक को कैसे खत्म कर सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि आफरीन की यहाँ किसी से दुश्मनी हो। वो मासूम बन गई। बस करो ये नाटक। दिखावा बंद करो रज़िया बेगम। जिस दिन से आफरीन यहाँ आई है, इस दिन से तुमने उससे खुदा जाने किस चीज़ का बैर बांध लिया है। तुमने शुरू दिन से इसे मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी एक मिसाल सूरी फैमिली की दावत है। अंधा नहीं हूं मैं। उसने सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाकर रज़िया को बाहर निकालने को कहा। निकलो यहाँ से। कुछ दिन में तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ तानिया को अपने वालदेन के घर भेज दिया। तानिया रोती धोती आफरीन को नफरत से घूरती निकल गई। तुम कई दिनों से विदा नहीं आए। क्या बूढ़ी नानी की याद भी नहीं आती? सबके साथ मुझे भी भूल ही गए हो। उसे एक हफ्ते बाद आता देखकर अम्मा भी ने चश्मा नाक पर संभालते उसे टोका, जिस पर वो मध्यम अंदाज में मुस्कुरा दिया। तानिया लशारी रोज तो आती है आपसे मिलने। अब मेरी जरूरत भी रहती है क्या अम्मा भी? शहराम ने अम्मा भी को हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ा और इनके करीब ही बैठ गया। अम्मा बी ने अपनी तेज नजरों से उसे घूरा। उनकी तेज नजरें अगले का गहराई तक मुशाहिदा कर लेती थी। ये तो अच्छी बात है कि तुम इससे पहले ही आगाह हो। वैसे भी वो मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ आती है। उन्होंने नाक चढ़ाकर गुस्से से कहा। बच्ची की हालत आजकल काफी काबिल रहम है। वो जैसे खुद से बातें कर रही थी। इनके लहजे में सख्त तासुब था। इसके वालिदैन में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब से अजीम की नाजायज लड़की आई है, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। सुना है अब वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। अरे, इस बुढ़ापे में सफेद सर के साथ अपनी बीवी को तलाक कैसे दे सकता है? अम्मा बी के लहजे में आफरीन के लिए काफी हकारत थी और रजिया बेगम के लिए इन्हें सख्त दुख हो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे तानिया लशारी ने आपको अपने साथ मिलाने के लिए कोई चाल चली है। शहराम ने मुस्कुराते हुए इन्हें देखा, जिस पर अम्मा बी ने उसे घूरा। क्या इसे मुझे कायल करने की जरूरत है? मैंने अमीर घरानों में हुई बहुत सारी गंदी चालें इस्तेमाल करते हुए देखी हैं। उन्होंने तासुब से आ भरी। जैसे आपके वालिद और माँ की तलाक। मैंने तो उन्हें काफी मना किया, लेकिन मेरी बेटी बहुत जिद्दी थी। उसने तलाक लेकर अपनी पसंद की शादी कर ली। इन्हें अलीना के लिए बहुत दुख था। शहराम खामोश बैठा था। उसकी भवें इस तस्करे पर सिमट गई थी। पेशानी पर सिलवटें गहरी हो गईं। आंखें पुरसोच अंदाज में नामालूम से नुक्ते को घूर रही थीं। उसके हाथ की उंगलियां बाहम मिली हुई थीं। इस तस्करे पर उसे लगा इसके जिस्म का अंदर से बम धमाके की तरह फटकर कई जरों में मुनकसिम हो चुका हो। आज तानिया अपने दादा और दादी की एनिवर्सरी की दावत देने आई थी। उसने सब रिश्तेदारों और अहबाब को दावत दी है। तुमको खास तौर पर बुलाया है। उसे उम्मीद है कि तुम इसकी दावत रद्द नहीं करोगे और इसके वालिदैन के बीच तलाक के मामले को सुलझाओगे। उसे यूं ही खामोश देखकर अम्मा बी ने उसे मतवज्जो किया, लेकिन शहराम जैसे बहरा बन गया। उसे तानिया लशारी के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर क्या कहते हो? क्या तुम दावत में जाने पर आमादा हो? अम्मा भी इसकी बेतवज्जी पर बुरी तरह बदमजा हुई। इनके लहजे में काफी नागवारी आ गई थी। तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब लूं? आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं, शहराम? अगर तुम्हें तानिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर तुमको इजाजत है। जाकर अपनी किसी होती सोती को ले आओ। तुम्हें हर हाल में उसी साल शादी करनी है, शहराम। वो तेज हुई। ठीक है, मैं जाऊंगा। जब आपने हर फैसला खुद से ही कर लिया है, तो फिर मेरे लिए इनकार का कोई जवाब नहीं रहता, अम्मा भी। उसने बेबसी से मुस्कुराकर हथियार डाले और उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। थोड़ा आराम करूंगा।
सर्द लहजे में कहते वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे अम्मा भी इसके मान जाने पर काफी मुतमईन थी। फिर भी उठकर अपने कमरे में आराम की नीयत से वो भी चली गई। अज़ीम लाशारी के वालिदैन की 45वीं एनिवर्सरी थी। दावत का एहतमाम एक बड़े से शानदार होटल में किया गया था। वो खुद तो ये दावत नहीं मनाना चाहते थे, लेकिन तानिया लाशारी के कहने पर उन्होंने एहतमाम बड़े पैमाने पर किया था, जिसमें सब रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ उनके बिजनेस सर्कल के भी काफ़ी लोग मौजूद थे। अज़ीम लाशारी भी आफरीन और वलीद करवेज़ी के साथ शरीक हुआ। अज़ीम लाशारी ने वलीद का ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से तारुफ़ करवाया। इनसे मिले डैड, ये मेरी बेटी आफरीन का मंगेतर है और एक फ़ॉरेन दवाइयों की कंपनी का मालिक भी। अच्छा, बहुत खूब जवान, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अज़ीम लाशारी के वालिद कुदरत लाशारी ने वलीद से खुशदिली से मुसाफ़ा किया, जिस पर वलीद ने भी मुस्कुराकर पुरजोश अंदाज में इनसे हाथ मिलाया। माशाल्लाह कुदरत साहब, आपकी इस पोती का दूल्हा तो बहुत प्यारा है। शादी में हमें ज़रूर बुलाइएगा। एक रिश्तेदार खातून जो रिश्ते में अज़ीम की खाला होती थी, उसने दिल से तारीफ़ की। कुदरत साहब का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। इन्हें लोगों की तारीफ़ का चस्का था। बेसाख्ता कहकहा लगाया। उनकी शादी में आपको ज़रूर बुलाऊँगा। आफ़रीन बिल्कुल खामोश थी। इसके दादा काफ़ी हद तक खुद पसंद शख्स थे। इन्हें बस तारीफ़ ही खुश करती थी। यहाँ आते हुए इसे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि इसके दादा वलीद को इस रिश्ते से कबूल करेंगे। वो तब हैरान रह गए जब उसने दादा को वलीद के साथ हँसते हुए बातें करते देखा। ये यकीनन वलीद के स्टेटस के बायस था। अगर इसकी जगह कोई आम सा शख्स होता तो दादा उसे नज़र भरकर भी न देखते। अज़ीम बेटा, आपकी दूसरी बेटी का सुना है आला ख़ानदान में रिश्ता तय हुआ है। वो नज़र नहीं आ रही। अज़ीम की एक कज़न ने तजस्सुस से पूछा। वो बस पहुँचने ही वाले हैं। कुदरत लाशारी ने बात संभाल कर रौबदार लहजे में कहा। अज़ीम साहब खामोश थे कि इन्हें यकीन नहीं था कि सूरी ख़ानदान का कोई फ़र्द दावत में आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर गुज़री थी जब अचानक हाल में हलचल सी मच गई। सबने तकरीबन घूमकर उधर देखा, जहाँ सुर्ख़ क़ालीन पर शहराम सूरी बड़ी शान से कदम उठाता हुआ आ रहा था। तानिया लशारी ने उसके बाजू थामा हुआ था। शहराम ने ब्लू कलर का डिनर सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब-सी चमक थी, सर फ़ख्र से उठा हुआ था। चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे एक दुनिया फ़तह करके आया हो। वो वाक़ई एक फ़ातिह लग रहा था। आफ़रीन तो कुछ पल दंग रह गई। उसके पीछे रज़िया बेगम अपने भाई फ़रीद के साथ आ रही थी। इसकी बाछें कानों तक फैली हुई थीं। तानिया लशारी की गर्दन उठी हुई थी जैसे वो किसी वक़्त के बादशाह के साथ आ रही हो। पिछले कई दिनों से वो मुसलसल सूरी विला जा रही थी और अम्मा भी को मुसलसल शहराम को दावत देने में आने के लिए राज़ी करती रही थी। बलाखिर शहराम राज़ी हो गया था और आज उसके हमकदम था। मेहमानों में से किसी ने भी आफ़रीन से बात करना पसंद नहीं की थी। वलीद की उस तरफ देखकर आंखें हैरत से फट गईं। आफ़रीन ये आफ़रीन ने लब भैंच लिए। उसे अच्छे से अंदाज़ा था कि वलीद इस वक़्त क्या सोच रहा है। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे पहले से ही तवक्का थी कि दानिया लशारी शहराम सूरी को अपने साथ दावत में ज़रूर लाएगी। अज़ीम लाशारी ने रज़िया बेगम को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया था। अब शहराम सूरी जिस तरह रज़िया बेगम, फ़रीद लाशारी और तानिया के साथ सामने आया था, इसका साफ-साफ मतलब यही था कि शहराम सूरी ने इनको सपोर्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। कुछ दिन पहले फ़रीद लाशारी ने आफ़रीन को जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बावजूद भी शहराम सूरी आफ़रीन के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए आ रहा था। आफ़रीन को लगा इसका दिल अंदर से चीर कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। अचानक ही उसे सख्त सर्दी महसूस होने लगी। वो हल्की-हल्की काँप रही थी, लेकिन वो कोशिश करके अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश की। आज से वो इसके मुखालफिन में सर-ए-फ़हरिस्त जाना जाएगा। ताहम वो इससे मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये शख्स एक आला असर और रसूख रखने वाला ख़ानदान से था। आफ़रीन से उसकी जंग ऐसी होगी जैसे चुंटी की हाथी के साथ। आफ़रीन के वजूद में अब खड़े होने की सकत नहीं रही। इसका सर चकराने लगा। इसके ज़र्द पर चेहरे को देखकर वलीद चौंका। बेख्तियार इसकी कमर में हाथ डालकर सँभाला। भले ही वो यहाँ एक बाअसर शख्स हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हारे पछताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी देर हो चुकी है आफ़रीन। वलीद ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। उसके अंदाज पर चौंक कर आफ़रीन ने हैरत से उसको देखा, फिर खुद को सँभाल कर आहिस्तगी से कहा, आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। उसने होंठ काटे। मैं ये सोच रही थी कि इस शख्स की सपोर्ट के होते अब रज़िया बेगम और फ़रीद से निपटना मुश्किल हो जाएगा। वलीद अपनी गलतफ़हमी पर हिचकिचाया। खुद को सोचकर इस कदर परेशान मत करो। तुम्हें यहाँ आए हुए अभी कुछ वक़्त ही हुआ है। टेक इट ईज़ी। ऑलराइट। आफ़रीन बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी थी। उसका ज़हन कुछ बिल्कुल वहाँ नहीं था। उसका वजूद तो वलीद के साथ था, लेकिन उसका ज़हन गैर मौजूद था। उसने शिद्दत से ख्वाहिश की कि काश वो इसको ईज़ी ले सके। यही नहीं, बल्कि एक बार अगर शहराम ने तानिया से शादी कर ली,
तो फिर वरीद और रज़िया को डील करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। शहराम की निगाहें भीड़ में इधर-उधर मतलाशी फिर रही थी जब आफरीन पर उसकी नज़रें मुंजमद हो गई। उसने देखा किस तरह वलीद आफरीन को कमर से थामे हुआ था, जैसे आफरीन उसके बाजुओं के हल्के में कैद हो। इस मंजर ने उसको आंखों में सुइयां सी चुभो दी थी, लेकिन वो जबरदस्ती अपने होंठों को फैलाकर खुद को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। इसकी आंखें इसकी मुस्कुराहट का साथ देने में मुकम्मल नाकाम थीं। इसकी आंखें बर्फ की तरह मुंजमद हो गई थीं। यहाँ तक कि उसके करीब खड़े मेहमानों ने भी उसकी सर्द निगाहें महसूस कर ली थी, जो उसकी नजरों से साफ जाहिर हो रही थी। कुदरत लाशारी ने सोचा कि शाहराम यकीनन भीड़ की वजह से नाकावारी महसूस कर रहा है, तभी बेख्तियार करीब आकर उसे मतवज्जो किया। शहराम बेटा, आइए कुर्सी पर बैठ जाए। खाना बस सर्व होने लगा है। शहराम बेतासुर चेहरा लिए ऊंचे कद के साथ बुर्दबार अंदाज में चलता हुआ बैठ गया। तानिया लशारी भी उसके साथ ही किसी कुर्सी पर जुड़कर बैठ गई। कुदरत साहब ने अजीम को धकेल कर रजिया बेगम के साथ जबरदस्ती बिठाया, साथ ही हल्की आवाज में खबरदार किया। शहराम सूरी और सब मेहमान मौजूद हैं। शहराम के आने का मतलब यही है कि वो तानिया से शादी के लिए राजी है। अगर तुमने रजिया को तलाक देने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं यहीं तुम्हारे आगे खुद को गोली मार दूंगा। उम्मीद है अपना नहीं तो बेटी का और हमारी इज्जत का ख्याल जरूर रखोगे। उन्होंने गुस्से भरी हल्की आवाज में झिड़का। अजीम साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे हर तरफ से रस्सियों से गिरहें लगाकर बांध दिया गया हो। इनका दिल तकलीफ से दहाई देने लगा, लेकिन वो एक लफ्ज भी ना कह सकी। आफरीन बेटा, वलीद के साथ इधर आ जाओ। दादी ने आफरीन को दूर खड़े देखकर हाथ हिलाकर पास बुलाया। आफरीन ना चाहते हुए भी इनकी बात मानने पर मजबूर थी। खामोशी से वलीद के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। शहराम ने यूं जाहिर किया जैसे जानता ही ना हो। लापरवाह अंदाज में वलीद को देखा। तुम, ये आफरीन बेटी की मंगेतर है, वलीद गरवेजी, गरवेजी कारपोरेशन का मालिक। अजीम लशारी ने जल्दी से तारुफ करवाने का फरीजा निभाया। कभी सुना नहीं? शहराम ने अपनी नजरें हटा ली। अब इसकी सर्द निगाहें अपने हाथ में मौजूद कॉफी के कप को घूर रही थी। किसी टॉम, डिक या हैरी को लशारी खानदान की इजाजत नशिस्त पर बैठने की इजाजत है क्या? उसकी इस कदर खुली बेइज्जती पर वजीह वलीद का वजीह चेहरा जर्द पड़ गया। इसकी कुछ देर पहले की रोशन आंखों में अब बदमज़गी के रंग उतर आए। आफरीन को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने भरे मजमे में उसे थप्पड़ खींच मारा हो। शर्म से वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। एहसास जिले से इसका सफेद रंग सुर्ख हुआ। तानिया लशारी से तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। एग्जैक्टली, जरा देखो तो शहराम सूरी कौन है। हर एक इस काबिल नहीं होता कि उसके साथ बैठ सके। आफरीन की इस कदर खुलेआम बेइज्जती पर वो अंदर तक ठंडा ठार हो गई थी, जबकि दादिश कदरे शर्मिंदा हो गई। कुछ भी था, आफरीन भी इसकी पोती थी। उसे आफरीन को बुलाने पर सख्त शर्मिंदगी हुई। इनकी गलती थी। काश वो उसे ना बुलाती तो उनकी ये पोती इस कदर सरेआम शर्मिंदा ना होती। मैं दूसरी टेबल पर जाकर बैठता हूँ। वलीद ने शर्मसारी छुपाकर आफरीन का हाथ थपथपाकर उठते हुए कहा। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी सूरी खानदान के आला नस्ब वाले शख्स के साथ बैठने की अहल नहीं हो सकती। आफरीन ने तल्ख लहजे में कहकर बिना शहराम पर नजर डाले वलीद के साथ उठकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठी। शहराम ने बेख्तियार निचला होंठ काटा। उसके चेहरे पर बेगानगी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी आग दिख रही थी, जैसे अंदर ही अंदर वो कई तूफानों से जंग लड़ रहा हो। हर एक ये समझ सकता था कि वो नाराज है। आई एम सॉरी शहराम बेटा, ये आफरीन काफी नादान है। आप दिल पर ना लें। इस गैर मसल लड़की को पता नहीं कि अमीर तबके में कैसा रवैया रखा जाए। वह एक दही इलाके से आई है और कतई गैर तरबियत याफ्ता है। कुदरत लाशारी ने उसकी नाराजगी के डर से आफरीन को बुरा भला कहा, जिस पर अजीम लाशारी ने नागवारी से बाप को टोका। बस कर दें डैड। वो सख्त शर्मिंदा हुआ। उसका बाप उसके सामने ही उसकी बेटी को बुरा भला कह रहा था। गैर तरबियत याफ्ता, गांव की गंवार। और चुप करके वो उसे सुने जाता। तुम चुप हो। कुदरत लाशारी ने अजीम साहब को हल्की आवाज में झिड़का, फिर तानिया को आंख से इशारा किया, जिस पर तानिया ने शहराम का बाजू थाम लिया और नरमी से बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा आपका इन दोनों से सामना नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आज के मौके से कतई नजर आप जहाँ भी होंगे ये वहां नहीं होंगे शहराम बेटा। कुदरत लाशारी ने चापलूसी की इंतहा कर दी थी। शहराम सूर्य अपने निचले होंठ को हल्के से काट बैठा। ऐसा लगा था कि उसने इत्तेफाकन अपना होंठ काट लिया है, लेकिन जो लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ है वो अच्छी तरह जानते थे कि वो अंदर से हद से ज्यादा नाराज है। आफरीन जो दूसरी मेज पर बैठी हुई थी, फितरी तौर पर इन लोगों की सारी गुफ्तगू सुन रही थी। वो जानती थी कि मेज पर मौजूद हर कोई इसकी तरफ हमदर्दी के साथ नहीं देख रहा था। हर एक की नज़र में इसके लिए तहकीर थी। इसका चेहरा लम्हा ब लम्हा जर्द पड़ता जा रहा था।
वलीद ने टेबल के नीचे से इसका हाथ थामकर जैसे तसल्ली देने की नाकाम सी कोशिश की थी। यह पहली बार था कि वो खुद को इंतहा बेबस महसूस कर रहा था। आज जिस ज़िल्लत का सामना उसे करना पड़ा था, उसके साथ उसने कसम खाई कि इस बेइज्जती को सूद समेत वापस करने के लिए उसे ताकतवर बनना है। दोपहर के खाने के बाद जब आफरीन ज़नाना वॉशरूम से बाहर आई तो फरीद लाचारी उसके सामने आ गया, जो मर्दाना वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। वो एक 40-45 का दरमियानी उम्र का शख्स था और उसका सर तकरीबन मुंडा हुआ था। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मूछें, इसलिए पेशानी के बीच में इस गहरी सिलवटें। वो देखने में ही काफ़ी खुरदरा और खतरनाक लग रहा था। आफरीन ने उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाना चाहा। वो उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन उसने बाजू आगे बढ़ाकर उसकी राह रोक दी। आफरीन ने दांत पीस कर उसे घूरा, जिस पर उसने हल्की सी मुस्कुराहट पास की। तुम्हारे पास ड्राइविंग की बहुत बड़ी महारत है, छोटी लड़की। तुम दर हकीकत पहाड़ की इस गंभीर सड़क से मौजज़ाना तौर पर बच गई हो, जहाँ से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। ये सुनकर आफरीन के चेहरे का रंग गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो खुल्लम-खुला ऐसा काम करे? और बड़ी बात कि उसके सामने ही वो दरपर्दा ये मान रहा था कि गाड़ी के साथ हरकत में इसी का हाथ है। खुशफहमी में मत रहिएगा कि आप बच गए हैं। आपको जल्द या बदर सज़ा का सामना करना पड़ेगा। आफरीन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे मुस्तहकम लहजे में उसे खबरदार किया। जब तानिया मिसेस सूरी बन जाएगी, तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुमको मार नहीं सकूंगा? इस तरह से तुम्हारा पत्ता काटूंगा कि किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात कि सूरी खानदान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी, छोटी लड़की। फरीद लाशारी अपने हाथ से गर्दन के काटने का इशारा देकर बेसाख्ता मकरूर हंसी हंसा। आफरीन की आंखों से एक लम्हा को खौफ झांका था। उसने कांपते हुए लहजे में कहा, तुम्हारे सफाकाना लहजे से अंदाजा लगाते हुए मुझे यकीन है कि मेरी माँ की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ है। फरीद लाचारी लम्हा भर के लिए हक्का बक्का रह गया। तुम्हारी माँ तो बीमारी में मर गई थी, इसका मुझसे क्या ताल्लुक? वो हैरान रह गया। आफरीन ने उसके तासुरात को बगौर देखा। उसके लहजे से आफरीन को लगा कि वो सच कह रहा है, क्योंकि अब की इसका लहजा किसी भी किस्म की खबासत से पाक था। फरीद लाशारी ने उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दी कि आइंदा मुहतात रहना, और चला गया। पीछे आफरीन हैरान परेशान सोचों में गलता खड़ी रह गई। अगर इसकी माँ के कत्ल में इसका हाथ नहीं था, तो फिर इसका मतलब इसकी माँ वाकई कुदरती अंदाज में फौत हुई थी। जब आफरीन और वलीद गरवेज़ी कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे, तो उसे शहरान सूरी का मैसेज मिला। मैं होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उधर आ जाओ। आफरीन की बर्दाश्त की हद अब यहाँ आकर खत्म हो चुकी थी। गुस्से से उसका सर जैसे आग की तरह जलने लगा। ये शहराम इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? आखिर किस हैसियत से वो उसे अपने पास बुला रहा है? किस हक से वो उसको हुक्म दे रहा है? उसने गुस्से में मैसेज ही डिलीट कर दिया। भाड़ में जाओ तुम शहराम सूरी, तुम्हारे पास आती है मेरी जूती। वो तिल ही दिल में हजार सलावातें सुनाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसके मोबाइल की बीप बजी। उसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मोबाइल को टच करके ओपन किया तो दंग रह गई। उसके वजूद में शरारत से फूटने लगी। दिल सुगड़ कर सिमटा। खौफ से उसने आंखें मीच ली। मोबाइल पर गिरफ्त सख्त हो गई। ये उसकी पूल वाली वीडियो थी, जिसमें वो नाज़ेबा कपड़े पहने नशे में धुत नाच रही थी, झूम रही थी। ये देखकर शहराम से उसने मोबाइल ऑफ करके गर्दन झुका दी। वलीद इस वक्त गाड़ी में आकर बैठा था और उसे यूं खामोश देखकर नासमझी से उसे देखने लगा, जो बिल्कुल साकत बैठी थी, जैसे पत्थर की बन गई हो। क्या हुआ? वलीद ने उसे गुमसुम देखकर पूछा। मुझे अभी याद आया कि मुझे दादी से मिलना है। कुछ काम था। उन्होंने ताकीद की थी कि फंक्शन खत्म होने के बाद इनसे मिलूं। वो कुछ हिचकिचाकर बोली, आपको मुझे घर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँगी। ठीक है, जब पहुँचो तो मुझे कॉल करके बता देना। वलीद के लहजे में इसकी ख़ास फ़िक्र थी। वह उस बात में सर हिलाकर कार से उतर गई। पीछे उसे वलीद तब तक जाता देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं मुड़ गई। उसके वजीह चेहरे पर अफ़सुर्दगी छा गई थी। 5 मिनट बाद आफ़रीन होटल से बाहर निकली। उसकी मतलाशी नज़रें शहराम की गाड़ी को तलाश कर रही थीं। कुछ लम्हा बाद ही उसे थोड़ी दूर शहनाम की ब्लू लैम्बोर्गिनी एक साइड पर खड़ी नजर आई। वो गुस्से में झुंझलाती हुई चोर नजरों से इधर-उधर देखती, मोहतात कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी और जल्दी से धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजा खोलकर बैठ गई। उसकी सांसें मुंतशिर हो रही थीं। क्या तुम इसीलिए डर रही हो कि कहीं वलीद ना हमें देख ले? शहराम ने एक हाथ में सिगरेट थामा हुआ था और दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। सिगरेट के दो के दरमियान इसकी खूबसूरत भवें तंजिया अंदाज में उठी हुई थीं। इस वक्त आफरीन ने दिल की गहराई से उसके लिए नफरत महसूस की। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। शायद आप भूल गए हैं कि अभी कुछ देर पहले आपने अपनी होने वाली बीवी और सास के साथ फख्र से होटल में दाखिल हुए थे। आफरीन ने दांत पीस कर तल्खी से उसे याद दिलाने की कोशिश की। अब हर एक को ये मालूम हो चुका है कि आप तानिया लशारी के मर्द हो
اگر مجھے یہاں آپ کے ساتھ کار میں بیٹھے کسی کی نظر پڑ گئی تو ہر ایک یہی سمجھے گا نا کہ میں آپ کو بہکا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ اوہ! کیا تم جیلسی محسوس کر رہی ہو؟ شہرام نے ایک ابرو اٹھا کر گھمبیر لہجے میں کہہ کر اس کے چہرے پر اپنی گہری نظریں گاڑ دیں۔ مجھے جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جانیں، آپ کا کام، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اب اصل مدعا پر آئیے، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو براہ مہربانی مجھے جانے دیجیے۔ آفرین نے مشتعل ہو کر طعنہ دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ اس کے ہر انداز میں بےساری تھی جیسے بس موقع پاتے ہی بھاگ جائے گی۔ شہرام اس گزرے دنوں میں مسلسل ذہنی انتشار کا شکار رہا تھا۔ اس وقت اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ اس قدر بڑھی جیسے کوئی لاوا ابل پڑا ہو۔ اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی کو اپنی مردانہ سخت گرفت میں جکڑ کر آگے کو کھینچا۔ ولید سے ملنے کے بعد لگتا ہے تم مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ آفرین، اگر تمہارا ایسا ہی رویہ رہا تو یاد رکھنا مجھے تم دونوں کے شہر سے ہی نہیں بلکہ ملک سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ اس کے منہ سے غراہٹ سے نکلی تھی جیسے کوئی شیر ہو رہا ہو۔ آفرین دہل گئی۔ بس آفرین بس یہ سن سن کر کانوں تک بھر چکی تھی۔ اس کی دھمکی پر بے اختیار چیپ کر اپنی کلائی جھٹکے سے اس کی گرفت سے کھینچی۔ تب سے تم میری مسلسل بےعزتی کیے جا رہے ہو شہرام سوری۔ وہاں ہوٹل میں سب کے سامنے میری بےعزتی کی۔ اتنی بےعزتی کافی نہیں تھی کیا؟ یا تم چاہتے ہو میں خود کو مار دوں؟ تم تب ہی رکو گے؟ اس کی آنکھیں بےعزتی کے احساس سے سرخ ہو گئی۔ کیا تم واقعی خود کو مار سکتی ہو؟ ہاں؟ تم جیسی عورت کیا واقعی میں خود کو مار سکتی ہے؟ شہرام نے طنز سے کہا۔ اس کے پتلے ہونٹوں سے نکلے یہ الفاظ پہلے سے کافی شفاف تھے، جیسے وہ اس پر ہنس رہا ہو کہ اس جیسی کمزور کردار کی عورت میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ خود کو اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے شہرام۔ سنا، تم سے زیادہ نفرت انگیز شخص میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے چہرے سے سخت نفرت۔ آفرین کی نگاہوں میں آزردگی اتر آئی۔ اس کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ تم تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ایسا بولو؟ پھر سے کہنا۔ شہرام نے یکدم طیش میں آ کر اس کے گلے کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں جکڑا اور اس کے چہرہ اشتعال سے سرخ پڑ گیا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تم دانیہ جیسی عورت کو پسند کرتے ہو۔ تم اندھے ہو، کیا نہیں ہو؟ آفرین نے اپنا گلا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے گرجی۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے وقار کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے رہے۔ اس طرح تم نے ثابت کر دیا شہرام سوری کہ تم نہ صرف ان کی مدد کر رہے ہو بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہو۔ جب جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ تم جیسے شخص سے مجھے محبت ہوئی تھی، مجھے خود سے سخت نفرت ہو رہی ہے۔ تم اور مجھ سے محبت کرو، دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ شہرام نے حیرت سے کہکا لگاتے ہوئے ایسے ظاہر کیا جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ آفرین اس قدر تصحیق پر حیرت سے کنگ ہو گئی۔ آفرین یہ ثانی، تم اس طرح مجھے بالکل بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے اس دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شہرام نے اس کے گلے کو بالکل بھی آزاد نہیں کیا تھا۔ آفرین قدرے پیچھے سے لگی ہوئی تھی۔ شہرام اس کے اوپر جھکا ہوا انگارے بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم ان کو شکست نہیں دے سکتی، نہ ہی عظیم لاشاری اور رضی آنٹی کے درمیان طلاق ہو سکتی ہے۔ میں مکمل ان کا دفاع کروں گا۔ اس نے دانت پیس کر آفرین کی براؤن آنکھوں میں اپنی کالی گہری آنکھیں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آفرین نے اسے قتل کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ شدید غصے سے اس کے سینے میں آتش فشاں سے اٹھ رہے تھے۔ جب تک میں کسی دوسری عورت کو پریگننٹ نہیں کرتا، تانیہ لاشاری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ شہرام نے اسے عجیب سی نظروں سے گھورتے کہا، پھر اس کے گلے سے ہاتھ اٹھا لیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آفرین عجیب سی کیفیت سے دوچار ہو چکی تھی۔ شہرام کے الفاظ اسے بری طرح چبھے تھے جبکہ وہ کہہ رہی تھی اس سے نفرت کرتی ہے، لیکن دل کا ایک حصہ شہرام کے الفاظ پر تڑپ اٹھا تھا۔ شہرام نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور گہرا کش لگا کر دھواں ہوا میں چھوڑ دیا۔ کار میں سگریٹ کا دھواں اور بو پھیل چکی تھی۔ آفرین کو سخت الجھن ہونے لگی۔ کیا شہرام نے اسے جان بچانے کا آخری موقع دیا تھا؟ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ تذبذب میں پڑ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی عورت بھیجوں؟ یہ خیال آتے ہی اس دوسری عورت کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ دماغ میں آگ سی دہکنے لگی تھی۔ یہ کافی نازیبا سا خیال تھا۔ میں سمجھ گئی۔ کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ آخر آفرین نے جان چھڑانی چاہی۔ کیا؟ حیرت سے کنگ ہو کر شہرام یکدم آفرین کی طرف بڑھا۔ آفرین یسانی، تم کو انسانوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا طنزیہ انداز دیکھ کر اس کا خون ابلنے لگا۔ سمجھ میں آتی ہے۔
आफरीन ने तल्ख मुस्कुराहट दी। ऐसी सूरत में तो उसे भी शहराम से नहीं मिलना चाहिए। शहराम के पास ऐसे कोई लफ्ज़ ही नहीं बचा था। ये औरत पहले काफ़ी ज़हीन होती थी, लेकिन आज इससे जैसा कुंद ज़हन उसने कोई नहीं देखा था। बेख्तियार भींचकर एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव डालकर गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे उतरना है। रोको, गाड़ी रोको शहराम। लेकिन इसके चीखने-चिल्लाने पर भी शहराम के कान पर जूं तक न रेंगी। बिना इसके चीखने-चिल्लाने की परवाह किए गाड़ी दौड़ाता रहा। कार सीधी जाकर एक झटके के साथ शहराम के फ्लैट के पार्किंग लॉट में रुकी। आफरीन इसके चेहरे के तासुरात देखकर दहल कर रह गई। शहराम इसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे बाजू से खींचता हुआ सीढ़ियां चढ़ता फ्लैट के अंदर जाकर सोफे पर धकेल आया। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं खुलकर तुम्हें बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ? दुरुस्त लहजे में कहता हुआ वो उसे कोई और ही शहराम लगा। मैं चाहता हूँ तुम वलीद से रिश्ता खत्म करो। तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बनना है। अगर तुम ऐसा हो गया तभी मुझे तानिया से छुटकारा मिल सकता है। वो इसका चेहरा अपनी गिरफ्त में जकड़कर एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला। आफरीन की आंखें हैरत से फट गईं। ये वो क्या सुन रही थी? वो ऐसे बुत बन गई जैसे उसे बिजली का करंट मारा गया हो। वो काफ़ी देर तक वहीं सोफे पर एक ही जगह मुंजमद सी रह गई थी, पत्थर की तरह साकत। ये मेरी बर्दाश्त की हद है और तुम्हारे लिए आखिरी मौका भी। वो उसके करीब झुका, इसके कानों में जैसे सूरज इसराफील फूंक रहा था। आफरीन करंट खाकर पीछे हुई। आफरीन के ज़हन ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। वो थोड़ी-सी भी हरकत करने से कासर थी। वो इसके ख़लीस मकसद के आगे अपना सर न उठा सकी। ये वही था जो इसको ख़लीस कहकर उसके किरदार की धज्जियाँ बिखेर चुका था। वही था जिसने उसे ख़लाज़त से भरा हुआ कहकर अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था और अब वो इसे अपने एक ख़लीस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था। क्या वो इतनी ही कमतर थी? क्या वो कोई खिलौना थी या उसकी रखेल थी, जिसे वो जब चाहता इस्तेमाल करता और जब चाहता ज़िंदगी से निकाल कर दूर फेंक देता? क्या आफ़रीन की अपनी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं थी? क्या उसके दिल में आफ़रीन की थोड़ी-सी भी इज़्ज़त नहीं थी? वो इसके वजूद को सिर्फ़ तानिया लशारी से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था या वो वाक़ई में आफ़रीन के लिए कोई जज़्बा रखता था? उसे गुमसुम-सा देखकर शहराम ने उसे उठाया। वो बिल्कुल साक़त थी। वो उसके तासुरात की परवाह किए बगैर उसे उठाए बेडरूम में लाया। आफ़रीन की आँखें साक़त थीं, जैसे वो डमी बन गई हो, बिना किसी एहसासात की एक डमी। शहराम इसके चेहरे पर झुका। वो अचानक ही हवासों में वापस आई। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा मत करो शहराम, प्लीज़। आफ़रीन ने कँपकँपाते हुए, काँपते हुए हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। जलती हुई फ़िज़ाएँ एकदम जैसे मुंजमद सी हो गई। शहराम ने सुर्ख़ आँखों से उसे घूरा। क्यों? उसका लहज़ा तल्ख़ था। आफ़रीन के दिल में दर्द सा उठा। उसने नज़रें हटा लीं। देखो, मैं वलीद गर्वेज़ी की मंगेतर हूँ, मैं उसे तकलीफ़ नहीं दे सकती। अगरचे मैं तानिया लशारी से बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं बदला लेने के लिए आला नहीं बनना चाहती। उसने काँपते हुए कहा। आँसुओं से उसका चेहरा भीग गया था। उसे यूँ बुरी तरह रोता देखकर शहराम के जलते हुए एहसासात पर जैसे बर्फ़ पड़ी थी। अचानक ही इसकी आँखों से चिंगारियाँ निकलने लगीं। अभी के अभी दफ़ा हो जाओ। अचानक ही वो उस पर से उठा। उसे भी खींच कर उठाया और दरवाज़े तक खींचता हुआ बाहर लाया। ये बात याद रखना कि ये तुम्हारे लिए बदला लेने का आखिरी मौका था और जल्द ही तुम पछताओगी। तुमने ये कीमती मौका अपनी बेवकूफ़ी से गँवा दिया। अब मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम। उसे बाहर धकेलकर दरवाज़ा ज़ोर से इश्तियाल में बंद किया और दरवाज़े से पुष्ट लगाकर अपनी जलती हुई आँखें ज़ोर से बंद कर लीं। दरवाज़े के बाहर आफ़रीन अपने आँसू रोकते बिना पीछे देखती सीढ़ियों की तरफ भागी। वो रोई हुई आँखों से जब लाशारी विला पहुँची तो इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। इसका सब सामान, कपड़े, जूते, फाइलें सब लॉन में इधर-उधर फेंकी हुई थीं। आफ़रीन ने हैरत से ये सब देखा। क्या आज का दिन इसके लिए मनहूसियत लाया है? रज़िया बेगम और तानिया लशारी लाउंज के सोफ़े पर सीने पर हाथ बांधी खड़े थीं। मुलाज़िम बेचारे दूर खड़े इन खराफाती औरतों को देखकर आफ़रीन को तुरहम से देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि रज़िया बेगम से कुछ कहता। अपना सामान उठाओ लड़की। अज़ीम के आने से पहले-पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये मेरे बाप का घर है, आप मुझे यहाँ से इस तरह नहीं निकाल सकती। आफ़रीन सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ भींचकर चीख पड़ी। ये कैसा लतीफ़ा है? मैं अज़ीम की कानूनी बीवी हूँ, कानूनी। और तानिया अज़ीम की जायज़ बेटी है, जबकि तुम क्या हो? एक नाजायज़ बेटी? रज़िया बेगम कराहियत से उसे ऊपर से नीचे तक देखकर नफ़रत से बोली। ये घर और इसकी हर एक चीज़ पर मेरा हक है। तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं रह सकती।